वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये टॉपिक जो है हमारे क्लास 11th में भी है और साथ में क्लास 12th में भी है। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th का चैप्टर। अब क्लास 11th और क्लास 12th में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सो स्टूडेंट, हमें पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट को पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक या फिर एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर्टिकुलर शेल में जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हो तो क्या होगा? 12 है, 1s2 2s2 2p6, राइट, करेक्ट है। सो ये कितने हो गए हैं? 1s2 2s2 2p6, 10 हो चुके हैं। मैग्नीशियम 12 होता है तो फिर आता है 2p6 के बाद में आता है 3s2। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? s सब शेल में, और इसीलिए उसको s ब्लॉक कहा जाता है। सिमिलरली ऐसे भी एलिमेंट्स है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है p शेल में और इसीलिए उनको कहा जाता है p ब्लॉक एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट, p ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं एक्सट्रीम राइट पे। एक्सट्रीम राइट पे जो ब्लॉक्स रहते हैं उन्हें कहा जाता है p ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो डिवाइडेड है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 में। सो 6 जो पार्ट्स जो है वो पी ब्लॉक में आते हैं, जिसमें से ग्रुप 13 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स हम क्लास 11th में स्टडी करते हैं एंड ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 जो है वो हम क्लास 12th में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट, यहां पर हम इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से वैरी करती है अलोंग अ ग्रुप एज वेल एज अलोंग अ पीरियड। सो स्टूडेंट, जब आप इसको देखोगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स को, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स को हम जनरली कहते हैं कार्बन फैमिली। हम इसको जनरली क्या कहते हैं? कार्बन। चलो अब इनके एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इनके एलिमेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है कार्बन, सेकेंड एलिमेंट जो है वो है सिलिकॉन। आप इसके सामने इनके सिंबल्स भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन का सिंबल होता है C, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। सिलिकॉन के बाद में आता है यहाँ पर जर्मेनियम। यहाँ पर क्या आता है? जर्मेनियम, जिसे क्या कहते हैं हम? उसका सिलिकॉन जो है कैपिटल G और E कहते हैं। फिर आता है हमारा टिन। टिन का सिंबल होता है Sn और लास्ट में आता है लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सभी जो है उनके नेम और उसके साथ में सिंबल्स जो है आपको याद होना चाहिए। अब जैसे देखो, मैं कार्बन की बात कर रही हूँ। अब कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है हम सबको पता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 6। अब क्या होता है कि आगे की जो एटॉमिक नंबर्स है उनको हमें मेमोराइज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, राइट। और कभी कभी तो हमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि हम इसको किस तरीके से लिखे। बहुत बार 22, 42S, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसके लिए एक मैजिक नंबर होता है और जहां तक मुझे पता है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को 10 तक के तो एटॉमिक लिखेंगे। इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हमें पता ही है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और बहुत बार जो है हम इन एटॉमिक नंबर्स को लिखते समय भूल जाते हैं। हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सिलिकॉन का, जर्मेनियम का नॉर्मली 30 तक तो हमें सबको याद है, बट उसके बाद में एटॉमिक नंबर्स को मेमोराइज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक मैजिक नंबर लिखेंगे और इस मैजिक नंबर को ऐड करते ही आपको प्रॉपर जो है क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर्स मिल जाएंगे। देखो, हमें इन सब के एटॉमिक नंबर्स चाहिए और वो इन सब के एटॉमिक नंबर्स हमें किस तरीके से मिलेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पर 6 से 6 में 8 प्लस करो तो हमें ये मिल जाएगा 14। तो 14 हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। फिर 14 में आप क्या करो? 18 प्लस कर दो। 18 प्लस करने के बाद में हमें मिलता है 32। सो 32 किसका एटॉमिक नंबर है? जर्मेनियम का। फिर हम क्या करते हैं? इसको प्लस करते हैं तो 32 प्लस 18 कितना हो गया है? 50। ठीक है, देखो 50 हो गया। सो ये हो गया टिन का। लेड का कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? 50 प्लस 32 इट मीन्स 82। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट्स के, सभी पी ब्लॉक के, नॉट फॉर क्लास, ओनली फॉर क्लास 11, क्लास 12th में भी आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इस तरीके से जो है वो नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस एज अ मैजिक नंबर।
Okay, now student, after writing the atomic number, let's write down electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के हमें पता है कि दो मेथड्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, ये हम इजीली लिख सकते हैं। बट क्या होता है कि जैसे कि ये देखो, ये सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है, तो इनका इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। किस तरीके से लिखा जाता है, देखो जैसे ये हीलियम, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हीलियम से हम स्टार्ट करेंगे। हीलियम से हमें पता है और हम आराम से जो है उसको लिख सकते हैं। ओके, हीलियम जो हमारा नोबल गैस है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हीलियम के बाद में क्या आता है, आप नियोन आता है, ठीक है, नियोन के बाद में आता है आर्गन, आर्गन के बाद में आता है क्रिप्टन, और लास्ट में जो आता है वो होता है ज़ेनॉन। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट्स दिखा देंगे ताकि हम इसके एटॉमिक नंबर, फर्दर एटॉमिक नंबर जो है वो भी हम यहाँ पर लिख सके। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होता है NS2Np, 14 ग्रुप है इसीलिए ये हो जाएगा NS2Np2, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट शेल, और इसीलिए इसका हो जाएगा NS2Np2। अब हमें इसके एटॉमिक नंबर तो हमें पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18। आ रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी को। और यहां पर भी हमने वही मेथड अप्लाई किया है ताकि हमें पता चले, और ये हो जाता है। फिर उसके बाद में यहां पर आता है 36, और फिर जो इस तरीके से आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आराम से जब लिख लोगे तब क्लियर हो जाएगा कि उसमें एटॉमिक नंबर जो है किस तरीके से फर्दर ऐड करना है। और अगर आपको ये भी याद नहीं है तो एक और ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है, जैसे देखो He है, He कितना है, 4 हो जाएगा। फिर हमने लिखा यहां पर NS2Np2, हमने क्या लिखा, NS2Np2। तो NS2 और Np2 में N की जगह अभी हम यहां लिखेंगे 2s2 2p2। क्या हो जाएगा ये, 2s2 2p2। तो इस तरीके से हम आराम से लिखते चलेंगे। अब देखो यहां पर 2s2 2p2 हो गया, यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3s2 3p2। ये फर्स्ट 2 में इस तरीके से लिखा जाता है। बट जर्मेनियम के बाद में यहां पर डी सबशेल स्टार्ट हो रहा है, 32 एटॉमिक नंबर है। जब डी सबशेल स्टार्ट होता है तो हम यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। तो हमने लिखा 3d10 4s2 4p2, 3d10 4s2 4p2। फिर हम आते हैं टिन की तरफ, तो इसको लिखते समय अब देखो यहां पर 3d भी है, और साथ में ही आपको यहां पर क्या देखना है कि 3d के बाद में यहां पर 4d भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे 4d10 5s2 5p2। फिर हम आते हैं हमारे लास्ट की तरफ, लास्ट में देखो अब हमारा 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पर 4 स्टार्ट हो गया है, इट मींस वहां पर F जो है लास्ट वाले शेल में F सब शेल स्टार्ट हो रहा है। सो हम यहां पर सिंपली लिखेंगे 4f14, फिर आता है 4d10, और फिर आ जाएगा 4f14, फिर यहां पर आता है 5d10 6x2 एंड 6p2। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आराम से लिख सकते हैं, और जब आप इसको लिखोगे और इसको समझोगे उस वक्त पे आपको ये लिखने में बहुत ही इजी रहेगा और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम एटॉमिक नंबर जो है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सो सबसे पहले हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, वो होगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस फिर हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमें जनरल ट्रेंड तो पता ही है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ग्रुप 13 के साथ एंड ग्रुप 14 में, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को जब आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली इनका एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा रहेगा एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 13, बिकॉज हमें ट्रेंड पता है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और डिक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, यहां पर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो रही है वो हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। एटॉमिक रेडियस हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें एटॉमिक रेडियस, जैसे ही हम कार्बन टू सिलिकॉन जाते हैं हमें एटॉमिक रेडियस जो है वो अच्छी खासी इंक्रीज मिलती है। और ये इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, और इसीलिए जो है एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। अब हमें ये देखना है कि जैसे ही आप यहां पर तो हमें इंक्रीज दिखता है, बट जैसे ही हम यहां से यहां तक जाते हैं वहां पर हमें स्मॉल इंक्रीज दिखता है। इंक्रीज तो डेफिनेटली दिखेगा, बट हमें दिखेगा कि स्मॉल इंक्रीज। और यहां पर स्मॉल इंक्रीज क्यों हो रहा है? स्मॉल इंक्रीज इसीलिए हो रहा है बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर इन द डी सबशेल। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? डी सबशेल में है। और ये क्या हो रहा है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या हो रहा है वहां पर? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, वहां पर हमें ज्यादा इंक्रीज जो है वो नहीं दिखता, बट जैसे कि हमारा एक एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वो हमें जरूर ऑब्जर्व होगा। स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस के बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब आप डिस्क्रीज करोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी हम कोई डिफरेंट ट्रेंड स्टडी नहीं करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम सिंपली ये कहते हैं कि जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपका जो सिंपल ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी रीजन है, उसका साइज छोटा होने की वजह से हमें उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देंगे और साइज बड़ा होने से हमें उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। किस लिए एनर्जी दे रहे हैं हम? लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ओके, हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको एनर्जी दे रहे हैं और इसीलिए उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहां से यहां तक इंक्रीज होती है और यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहां से यहां तक डिक्रीज होती है। और ये नंबर ऑफ शेल्स हो रहे, साइज बड़ा हो रहा है और इसीलिए जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये टू कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। सो स्टूडेंट, इसके बाद में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बिफोर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस क्या? जैसे कि हमें पता ही है कि ये सभी जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादातर किसके? कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाते हैं। सो कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाते हैं तो हमने ये कहा कि क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये जो है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिक्रीज होती है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो यहां पर बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, इवन आप देख भी सकते हो यहां पर, जब आप देखोगे तो सिलिकॉन को हम मेटालॉइड भी कहते हैं। सिलिकॉन को किस में आते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये किसके अंडर आते हैं? मेटालॉइड के अंदर भी आते हैं। सो नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड देन लेड जो है वो, टिन और लेड जो है वो मेटल्स की तरह। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी प्रॉपर्टी स्टडी करी है वो आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड